नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। आज रुपया डॉलर के मुकाबले अपने सबसे कम स्तर 82 रुपये 33 पैसे पर बंद हुआ। इस साल रुपया 10% से ज्यादा कमजोर हुआ है। इस ऐतिहासिक गिरावट इसे बताया जा रहा है क्योंकि अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा है। अब कच्चे तेल, कोयला, आयरन जैसे वस्तुओं के आयात का खर्च बढ़ जाएगा। तो भारत जरूरत का 80% कच्चा तेल आयात करता है। कच्चे तेल का भाव बढ़कर 95 प्रति डॉलर प्रति बैरल हो गया है और अगले महीने से तेल का उत्पादन घटाएगा। ओपीसी देश ने ये ऐलान किया है। तो इस सब पर असर भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या होगा? कल ही वर्ल्ड बैंक ने घटाया है कि अगले साल के लिए भारत का विकास दर का अनुमान, और आम नागरिक के जीवन पर क्या असर पड़ेगा वो हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले ये एक रिपोर्ट देखते हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया इतना नीचे कभी नहीं गया। शुक्रवार को रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर 82 रुपये 33 पैसे तक चला गया। दरअसल इस साल की शुरुआत से ही रुपए की कीमत में गिरावट का सिलसिला जारी है। 2022 में डॉलर के मुकाबले रुपया 10% से ज्यादा कमजोर हुआ है। रुपया कमजोर होने का सबसे ज्यादा असर कच्चे तेल के आयात पर पड़ेगा। भारत अपनी जरूरत के 80% से ज्यादा कच्चे तेल का आयात करता है, जिसका भुगतान डॉलर में होता है। साफ है, रुपए की कीमत गिरने से भारत का तेल आयात बिल और बढ़ जाएगा। रुपए की कीमत में ऐतिहासिक गिरावट ऐसे समय पर दर्ज हुई है जब शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमतें एक बार फिर बढ़कर $95 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गईं। बुधवार को ही ओपेक देशों ने 1 नवंबर से प्रतिदिन 20 लाख बैरल तेल का उत्पादन कम करने का फैसला किया है, जिसके बाद से तेल की कीमतें और बढ़ने की आशंका है। जाहिर है, इससे भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा और साथ ही बढ़ी हुई पेट्रोल और डीजल की कीमतों के इस दौर में राहत की गुंजाइश भी घटेगी। रुपया ऐतिहासिक स्तर पर गिर गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, विशेषकर तेल अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा? ये देखिए, 80% जो ऑयल हमारा इंपोर्ट होता है, तो उसके कारण जो है ऑयल का प्राइस तो बढ़ना ही बढ़ना है। हो सकता है सरकार थोड़ा टैक्स घटा दे, लेकिन आमतौर पे वो एक इम्पैक्ट काफी भारी पड़ने वाला है। और ऑयल ऐसा है कि जिसकी हम कंजम्पशन कट डाउन नहीं कर सकते, बहुत कम कर दो, तो उसके चलते क्या होगा, हमारा ओवरऑल इंपोर्ट बिल जो है वो बढ़ जाएगा। हमारा ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ते चला जाएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट। उसके चलते क्या होगा कि लोगों का जो बाहर के लोग जो यहाँ पे कैपिटल ले आते हैं, उसकी एक्सपेक्टेशन में ये है कि ये तो इन्फ्लेशन बढ़ते जाएगा, तो वो हो सकता है थोड़ा कैपिटल लाना कम कर दे, निकालना बढ़ा दे। तो उसके चलते ये रुपये ज्यादा फॉल करने की, और ज्यादा फॉल करने की एक आशंका हो सकती है। और उसके चलते हमारा इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, ऑयल का प्राइस भी और बढ़ जाएगा। रुपीज के ग्लोबल प्राइस तो बढ़ ही रहा है, बट उसको रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो और ज्यादा बढ़ेगा। रुपया कमजोर होने से कोयला, लौह अयस्क जैसे कमोडिटी के आयात पर खर्च भी बढ़ेगा। साथ ही मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, सोलर पैनल्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के कंपोनेंट्स के इंपोर्ट पर भी खर्च बढ़ेगा। एक्सपोर्टरों का एक तबका खुश है। फार्मा और आईटी जैसे सेक्टरों में एक्सपोर्टरों को फायदा होगा क्योंकि उन्हें पेमेंट डॉलर में मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर मंदी के बादल गहराते जा रहे हैं और गुरुवार को ही वर्ल्ड बैंक ने वित्तीय साल 2022-23 के दौरान भारत की पहले अनुमानित विकास दर को 7.5% से घटाकर 6.5% कर दिया है। जाहिर है, ऐसे माहौल में कमजोर होता रुपया भारत सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है और इससे निपटने के लिए सरकार को आरबीआई के साथ मिलकर जल्दी पहल करना होगा। दिल्ली से प्रेम सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और आम भारतीय पर क्या असर पड़ने वाला है, इसको और समझाने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर अरुण कुमार मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। सर, मैं आपसे, आपने देखा ये पूरी रिपोर्ट, हम अपने तेल का आयात कब नहीं घटा सकते, वो हमें करना ही है उसका असर, क्योंकि गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए तेल का इस्तेमाल होता है, तो ऐसे में महंगाई बढ़ेगी वस्तुओं की। आम नागरिक पर क्या असर आप पड़ता हुआ देख रहे हैं इसका? देखिए, इस समय जो है उसमें एक तरफ तो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन तेज है, तो जो आपकी आमदनी है वो आप बाजार में कम खरीद पाएंगे। दूसरी तरफ आपका जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो गिर रहा है, और खासकर असंगठित क्षेत्र में गिर रहा है, जहां पे 94% लोग काम करते हैं, तो उनकी आमदनी कम हो जाएगी।
और जब उनकी आमदनी कम होगी तो फिर उनके ऊपर असर पड़ेगा, तो दोहरी मार पड़ेगी अर्थव्यवस्था में। तो ये जो स्थिति है, इसका जो असर है वो आम आदमी पे ये पड़ेगा कि उसके जो परचेजिंग पावर है वो कम होती चली जाएगी। ये बहुत आप अहम चीज बता रहे हैं कि परचेजिंग पावर कम होती चली जाएगी। आयात की तरफ से हम देख रहे हैं, निर्यात की तरफ से भी आपने सुना। एक तरफ परचेजिंग पावर कम होगी, लेकिन अगर मैं और कुछ गहराई से समझना चाहूं, क्योंकि अब खाद्य सामग्री है उसको भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है, तो खाने की वस्तुएं भी तो महंगी हो जाएंगी। उस लिहाज से जरा थोड़ा हमें गहराई से समझाइए। हाँ, तो ऐसा है कि जो एनर्जी है वो हर चीज के उत्पादन में इस्तेमाल होती है। तो जब एनर्जी का दाम बढ़ जाता है तो हर चीज का दाम बढ़ता है। उसको उत्पादन करने में बढ़ता है, उसको ट्रांसपोर्ट करने में जो दाम बढ़ जाता है, उसके मार्केटिंग में दाम बढ़ जाता है, तो सब चीजों पे असर पड़ता है। तो ये बेसिक जो चीजें हैं, जब बेसिक चीजों के दाम बढ़ते हैं तो हर एक चीज, कोयले का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, ये जो अगर स्टील का दाम बढ़ गया तो हर एक चीज का दाम बढ़ने लगता है। तो अभी हो क्या रहा है कि हमारा जो इन्फ्लेशन वो जनरलाइज हो गया। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो 10% से ज्यादा पे चल रहा है पिछले 16-17 महीनों से, उसका असर रिटेल पे पड़ता है, क्योंकि होलसेल में जो आपकी वस्तुएं हैं वो बुनियादी चीजें हैं जो आपके हर चीज के उत्पादन में जाती हैं, और जो सर्विसेज हैं वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आती हैं, वो होलसेल प्राइस इंडेक्स में नहीं आती हैं। तो धीरे धीरे सब चीजों पर असर पड़ने लगता है, और इसीलिए हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी तेज है। तो जो हमारा असंगठित क्षेत्र है, जैसे कि नाम है, वो असंगठित है, वो अपने लिए तनख्वाह नहीं बढ़वा सकता। जो संगठित क्षेत्र है वो तो कुछ डीए के लिए कर सकता है, सरकारी मुलाजिम है उनका डीए ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो असर जो संगठित क्षेत्र पे उस पे इतना नहीं पड़ता जितना कि असंगठित क्षेत्र पे पड़ता है। ठीक है सर। और वहीं जो गरीब तबका है जी, अब मैं ये जानना चाह रही हूँ, मैं देख रही थी जनवरी में अगर 76 रुपए थी प्रति डॉलर के, और अब ये 82 पहुंच गई है, तो इसकी रुकावट को क्या रोका जा सकता है, या सरकार क्या कदम उठाती हुई आपको दिख रही है? देखिए, इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि जब जो होता है ये फ्यूचर्स के ऊपर निर्भर है कि हम आगे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दुनिया में जब मंदी आएगी तो डॉलर जो है वो रिजर्व करेंसी, मतलब जब कोई परेशानी है तो लोग डॉलर में चले जाते हैं। आपने 2007-8 में देखा कि जो क्राइसिस था वो अमेरिका से शुरू हुआ, जहां पे ये सब प्राइम क्राइसिस था, लेकिन डॉलर मजबूत हो गया क्योंकि उसका असर सबको पता था कि सारे देशों पे पड़ेगा, तो सब लोग डॉलर में जाने लगे। यही अब भी हो रहा है कि क्राइसिस है तो लोगों को लगता है कि ये डॉलर सेफ है, तो डॉलर में जा रहे हैं, तो बाकी करेंसीज भी गिर रही हैं, हमारा रुपया भी गिर रहा है। तो एक स्पेकुलेशन है, और क्योंकि फेड ने इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ा दिए हैं, तो जो हमारा जो डिफरेंशियल था हमारे इंटरेस्ट रेट का और उनके इंटरेस्ट रेट का, तो जो बाहर से पैसा आता था उनको लगता है कि अब यहाँ पे तो इतना फायदा नहीं हो रहा है, तो वापस निकाल लो अपना पैसा। और अगर आपको लगता है कि और ज्यादा गिरेगा तो फिर लगता है कि आज ही निकाल लो, आगे निकालेंगे तो और कम पैसा मिलेगा। तो ये स्पेकुलेटिव एक्टिविटी होती है। इसमें जो हमारे एक्सपोर्टर्स होते हैं वो पैसा वापस देश में नहीं लाते हैं, जो पैसा कमाते हैं वो धीरे धीरे लाते हैं, तो जितना डिले करेंगे उतना उनको ज्यादा रुपया मिलेगा। इंपोर्टर है वो जल्दी जल्दी इंपोर्ट करते हैं क्योंकि आगे जाके और ज्यादा रुपया देना पड़ेगा, तो आज जल्दी से कर लो। तो एक्सपोर्टर हैं, इंपोर्टर हैं, जो कैपिटल मार्केट में हैं, वो सब सोचते हैं कि जल्दी से इस पे स्पेकुलेट कर लो, अब उससे फायदा होगा, तो उससे फिर रुपया और गिरने लगता है। तो आरबीआई ने क्या किया है कि वो ग्रेजुअली जो रुपए को डिक्लाइन करने दे रही है। तो $90 बिलियन का मार्केट में उन्होंने जो अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कम किया है, उसमें एक हिस्सा है जिससे कि रुपया बहुत तेजी से ना गिरे। जितना तेजी से गिरेगा उतनी और तेजी से गिरने लगेगा, क्योंकि लोगों को जो स्पेकुलेटर्स उनको लगेगा ये और ज्यादा गिरेगा, तो इसलिए धीरे धीरे गिरना वो बेहतर है। सरकार को क्या करना चाहिए, जो आपने पूछा, सरकार को फिस्कल पॉलिसीज इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि दाम क्यों बढ़ रहे हैं कि हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हाई हैं। हमारा पेट्रोल डीजल पे जो एक्साइज ड्यूटी है, जो जीएसटी तो नहीं लगता, एक्साइज ड्यूटी है वो हाई है, तो वहां पे वो कम कर देंगे तो वो दाम कम हो जाएंगे। तो ये जो पहले ही अगर हम कर दिए होते नवंबर दिसंबर लास्ट ईयर में, तो इतना इन्फ्लेशन तेज नहीं होता। अब भी इनको ये करना चाहिए कि जो यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल करके जो दाम है उनको थोड़ा मॉडरेट करना चाहिए। 2007-8 में भी आपने देखा था कि वैट को कम कर दिया गया था, जिससे डिमांड ज्यादा तेज हो जाए, जिससे अर्थव्यवस्था में गिरावट न हो। अब भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। तो सरकार तो खुद ही कह रही है कि हमारे पास टैक्स रिसोर्सेज अच्छे आ रहे हैं, जो डायरेक्ट टैक्स अच्छा आ रहा है, जीएसटी अच्छा आ रहा है, तो अभी गिरा सकते हैं ये कुछ दाम जो बुनियादी वस्तुओं पे हैं। जी, आखिर सवाल ये है सर कि वित्त मंत्री ये कह रही हैं कि अन्य देशों की मुद्राओं के मुकाबले हमारा जो रुपया है वो बेटर है, तो इसको कैसे समझें? देखिए, ऐसा है कि ये बात बिल्कुल सही है कि जो करेंसीज हैं वो इस साल ज्यादा गिरी हैं,
क्योंकि जैसे यूरोप है, यूरोप में क्राइसिस जबरदस्त है, वहां पे उनका जो गैस का सप्लाई रुक गई है, उनके जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनको जो कमी हो गई है, वहां पे एनर्जी प्राइसेस बहुत तेजी से आगे बढ़े। फिर दूसरी बात ये हुई कि जो युद्ध हो रहा है वहां पे, युद्ध की अनिश्चितता वहां पे ज्यादा है। फिर तीसरी बात ये इन्फ्लेशन ज्यादा वहां पे तेज हो गया है, क्योंकि वहां पे लेबर जो है वो बहुत सारा विड्रॉ कर गया है मार्केट से। जैसे अमेरिका में है, वहां पे लेबर की शॉर्टेज है तो वहां पे दाम 9-10% बढ़ रहे हैं, यूरोप में 9-10% बढ़ रहे हैं। तो इसलिए जो अनिश्चितता का काल है उसमें यूरोप भी परेशान है और बाकी जो यूके भी परेशान है। और जब आपको लगता है कि रिसेशन आने वाला है, मंदी आने वाली है, तो फिर स्पेकुलेशन और बढ़ जाता है। तो इसलिए वहां पे गिरावट ज्यादा है, क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी है। हमारी स्थिति कुछ भिन्न है, हमारे यहाँ पहले ही जो रुपया गिर चुका था, अब इधर इतना नहीं गिरा है क्योंकि आरबीआई ने इंटरवीन किया है कि वो तेजी से न गिरे। बिल्कुल सर, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं और राजस्थान से खबर आ रही है। राजस्थान में निवेश के लिए उद्योगपतियों को आकर्षित करने के मकसद से आज राजस्थान इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का उद्घाटन हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। इस मौके पर उद्योगपति गौतम अडानी समेत कई जाने माने लोग वहां पर मौजूद रहे। आयोजन के दिन 2 दिन का ये है। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री ने क्या कहा। गौतम अडानी जी कह रहे थे, जिस प्रकार से हमने सोलर को प्रमोट किया है और सोलर को प्रमोट करने से आज 10,000 मेगावाट से अधिक बिजली सोलर से बन रही है। तो जो स्कीम, जो पॉलिसीज सरकार ने रखी है, मैं समझता हूं कि उसके कारण से इन्वेस्टर फ्रेंडली माहौल बना है राजस्थान के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम इन्वेस्ट राजस्थान में आके बहुत खुश हुआ है। अडानी ग्रुप ने हमने सुना है कि हमने 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के लिए अनाउंस किया है। साथ साथ में जब हम बात हो रही थी तो गहलोत साहब से बात हो रही थी, तो हमने 1-2 प्रस्ताव के ऊपर मंजूरी दिया है। और वो जो है कि 2 मेडिकल कॉलेज एंड पर्टिकुलरली जो डिस्ट्रिक्ट में जहां मेडिकल कॉलेज नहीं है, वहां सिविल हॉस्पिटल के साथ में किस तरह से मेडिकल कॉलेज में योगदान दे सकते हैं, उसके ऊपर हुआ है। और दूसरा, उदयपुर में क्रिकेट स्टेडियम के लिए गहलोत जी से और जोशी साहब से बात हुआ है और उसके अंदर अडानी फाउंडेशन, अडानी ग्रुप की ओर से हम पूरा उसको बनाने के लिए पूरा सहयोग देंगे। इन्वेस्ट राजस्थान के लिए एक महत्वाकांक्षी आयोजन और खासकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए, जो सिर्फ 1 साल में एक चुनाव का सामना करेंगे। लेकिन आज राजस्थान के लिए एक अच्छा दिन था। 10 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश के लिए लोग सामने आए हैं और उसमें से सबसे प्रमुख है मिस्टर गौतम अडानी। गुजरात से हटकर करीब 60,000 से ज्यादा करोड़ का निवेश करने का उन्होंने वादा किया है राजस्थान में। और ये जो निवेश होगा, ये राजस्थान का जो एक थ्रस्ट सेक्टर है जिस पर राजस्थान का फोकस है, वो है रिन्यूएबल एनर्जी, सौर ऊर्जा। और उसमें काफी ज्यादा निवेश माना जाता है कि राजस्थान को मिलेगा। अच्छी खबर है राजस्थान के लिए। काफी साल कोविड के बाद जो मंदी का दौर चल रहा था, उससे लगता है कि राजस्थान बाहर आ रहा है और उन राज्यों की श्रेणी में आ रहा है जहां लोग निवेश करना पसंद करेंगे। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और आइए अब बात करते हैं हम दिल्ली की। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया है। दरअसल केजरीवाल सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हिंदू देवी देवताओं को न मानने की बात कही जा रही है। हालांकि राजेंद्र पाल गौतम का कहना है कि उन्होंने वही किया जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1956 में किया था। मैं जो प्रतिज्ञा बोल रहा हूं, मेरे पीछे पीछे पूरे दिल से और पूरे जोश से आपको ये 22 प्रतिज्ञा बोलनी है। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा।
इस वायरल वीडियो के आधार पर बीजेपी केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है कि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है, वो हिंदू विरोधी हैं। इसमें दिल्ली की केजरीवाल सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम शपथ दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी राजेंद्र पाल गौतम की बर्खास्तगी की मांग कर रही है। अरविंद केजरीवाल, आपका ये मंत्री दंगा कराने की स्थिति में जा रहा है। अब ये उनकी इतनी बड़ी वो गलती नहीं की है, साजिश है, और इसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर कार्रवाई कर चाहिए। अगर अरविंद केजरीवाल करते हैं तो ठीक, नहीं करते हैं तो हम इस नफरत फैलाने वाले इशू को हम चाहे जिस स्तर तक ले जाना होगा लेके जाएंगे। पुराने हिंदू धर्म का, अपने पुराने हिंदू धर्म पूरी तरह से त्याग करता हूं। वायरल वीडियो सही है। 5 अक्टूबर को दशहरे के दिन दिल्ली में धम्म दीक्षा समारोह में केजरीवाल सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम गए थे, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, बल्कि वही किया जो बाबा साहब अंबेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म स्वीकार करते हुए कहा था। 22 प्रतिज्ञाएं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिलवाई थी 1956 में, और वो 22 प्रतिज्ञाएं पूरे दुनिया के अंदर दीक्षा के प्रोग्राम में दिलवाई जाती हैं। उसमें किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोला जाता। बौद्ध धर्म तो वैसे भी सबकी आस्था का आदर करता है, और भारत का संविधान सबको अपने आस्था को मानने की इजाजत देता है। सबको अपने धार्मिक जो फेथ है उसकी उपासना की आजादी सबको है। दरअसल 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अंबेडकर ने दलितों पर हो रहे अत्याचार और भेदभाव से निराश होकर हिंदू धर्म का त्याग किया था और बौद्ध धर्म अपनाया था। उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं करवाई थी, जो आज तक हर दीक्षा कार्यक्रम में करवाई जाती हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जय। राजेंद्र पाल गौतम वाले कार्यक्रम में भी वही 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई जा रही थी। 14 अक्टूबर 1956 को जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की धम्मा की दीक्षा ली, तो उन्होंने अपने फॉलोअर्स को से 22 प्रतिज्ञाएं करवाई, क्योंकि अब वो नए धर्म में जा रहे हैं। तो नए धर्म में जाने का मतलब है कि पुराने धर्म में जब वो थे तो पुराने धर्म की चीज़ों को उन्हें रिजेक्ट करना था। अब आप सोचेंगे कि अगर ये वही प्रतिज्ञाएं हैं जो बाबा साहब अंबेडकर ने करवाई थी और तब से ही ये चली आ रही हैं, तो और उन्हीं प्रतिज्ञाओं को अगर इस कार्यक्रम में दोहराया गया है, तो फिर विवाद किस बात को लेकर है? तो विवाद की बात बस ये है कि राजनीति है, चुनाव है, गुजरात है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी एजे जोसेफ के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में क्या सुरक्षा को लेकर उठे हैं सवाल। तो देश की बात में अब बात करते हैं हम कर्नाटक की। भारत जोड़ो यात्रा में कर्नाटक में काफी भीड़ उमड़ रही है, लेकिन इस दौरान सुरक्षा की चूक भी सामने दिखती है। आज जब एक महिला सुरक्षा चक्र की तोड़ती हुई राहुल गांधी के नजदीक पहुंची तो सुरक्षा को लेकर सवाल उठे। वहीं राहुल गांधी भ्रष्टाचार का मुद्दा रैली में उठा रहे हैं और ऐसे में एक भ्रष्टाचार के मामले में उन्हीं के करीबी 1 महीने के अंदर दूसरी बार कर्नाटक कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं डीके शिवकुमार को ईडी ने पूछताछ के लिए दिल्ली तलब किया और वो तकरीबन 74 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में आज पेश भी हुए। मंड्या के भुवनाहल्ली के पास एक महिला सुरक्षा घेरा तोड़कर राहुल गांधी के नजदीक पहुंच गई। लेकिन यह खतरा मोल लेने वाली बात है। जिस तरह से लोगों का हुजूम इस यात्रा से जुड़ रहा है, ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था नए सिरे से करने की जरूरत लोग बता रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में लोगों ने इस तरह की यात्रा पहले सिर्फ टीवी पर ही देखी थी।
ऐसे में यात्रा को नजदीक से देखने के लिए भी भीड़ बेकाबू हो जाती है। भीड़ इकट्ठा होती है तो नेता भी खुद पर काबू नहीं रख पाते। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने तो खूब डांस किया। धूप, गर्मी और ऐसी हलचल से जो थक गए उनके लिए मुफ्त में गन्ने के रस का इंतजाम है। ये डेली 1000 केजी मारना है, फंक्शन के टाइम पे 1000 केजी। भारत जोड़ो यात्रा के कर्नाटक आते ही राज्य की बीजेपी सरकार पर करप्शन को लेकर राहुल गांधी हमलावर हो गए हैं। इस यात्रा में बेलगाम महंगाई और तेजी से बढ़ती बेरोजगारी से जुड़े होर्डिंग भी अब काफी नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान की शायद सबसे भ्रष्ट सरकार है। ये हर चीज में 40% कमीशन लेती है। तो इस यात्रा का लक्ष्य, ये जो मुद्दे हैं, ये पूरे हिंदुस्तान में इन मुद्दों के लिए लड़ना है। भारत जोड़ो यात्रा अपना लक्ष्य हासिल करके ही दम लेगी। कुछ ऐसा जज्बा शुक्रवार को स्वतंत्रता सेनानियों की वेशभूषा में बच्चों ने जताया और लोगों का दिल जीत लिया। मैं झांसी की रानी हूँ। प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी। नहीं झुकने दूंगी झांसी का स्वाभिमान, नहीं झुकने दूंगी मातृभूमि का मस्तक। जब बेटी उठ खड़ी होती है तभी विजय बड़ी होती है। और आप लोग क्या है? तो रानी चिन्नम्मा। ये कर्नाटक का फोक सॉन्ग है जिसको जनपदा कहते हैं और ये लोग परफॉर्म कर रही है बच्चियां, और ये राहुल गांधी के सामने भी परफॉर्म होने जा रहा है। भुवनहल्ली मंड्या से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और बात पीडी रेड्स की। दिल्ली में शराब घोटाले में ईडी ने 35 जगहों पर छापेमारी की है। प्रवर्तन निदेशालय की टीमें दिल्ली, हैदराबाद समेत पंजाब में ये रेड डाली गई। एक रिपोर्ट। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना में तनी तनी के बीच इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली और पंजाब समेत कई राज्यों के 35 से अधिक ठिकानों पर छापामारी की है। ये छापामारी दिल्ली शराब नीति 2021 के कथित घोटालों के सबूत तलाशने के लिए की जा रही है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने तीसरी बार छापेमारी की है। इस बार मीडिया से जुड़े प्रमोटर्स के यहाँ भी कार्रवाई हो रही है और साथ में कुछ शराब डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहाँ भी। छापामारी उन लोगों पर भी हो रही है जिनका जिक्र ईडी की गिरफ्त में आरोपी समीर महेंद्रू ने पूछताछ के दौरान किया है। महेंद्रू को ईडी ने 28 सितंबर को गिरफ्तार किया था। ईडी की एफआईआर के मुताबिक इंडो स्पिरिट के मालिक समीर महेंद्रू ने कथित तौर पर सिसोदिया के करीबी सहयोगियों को करोड़ों में कम से कम 2 भुगतान किए थे। ये कथित रूप में आबकारी नीति बनाने और लागू करने में अनियमितताओं में शामिल शराब व्यापारियों में से एक थे। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करते हुए ईडी इस मामले की जांच कर रही है। वहीं सीबीआई भी इस मामले की जांच में लगी है और आम आदमी पार्टी के विजय नायर को गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी की रेड पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि केवल गंदी राजनीति के लिए अधिकारियों का समय बर्बाद किया जा रहा है। 500 से ज्यादा रेड, 3 महीनों से सीबीआई, ईडी के 300 से ज्यादा अधिकारी 24 घंटे लगे हुए हैं एक मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए। कुछ नहीं मिल रहा क्योंकि कुछ है ही नहीं। अपनी गंदी राजनीति के लिए इतने अधिकारियों का समय बर्बाद किया जा रहा है। ऐसे देश कैसे तरक्की करेगा? अरे भाई, उधर बीजेपी का कहना है कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो क्यों छटपटा रही है। ये 35 जगह हो रहा है, 35,000 जगह भी अगर हो तो जो घोटाला हुआ है, जहां जहां से जो लोग पकड़े गए हैं वो ये बता रहे हैं कि यहाँ 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 हमारे सोर्सेज हैं, तो कोई भी एजेंसी चुपचाप तो बैठेगी नहीं, वो काम करेगी। लेकिन इससे उनको दर्द क्यों हो रही है, तकलीफ क्यों हो रहा है? तो अरविंद केजरीवाल जी, आपके
इस तरह दर्द में चिल्लाने से एजेंसियां रुक नहीं जाएंगी। दिल्ली के उपराज्यपाल ने जब से ये मामला सीबीआई को दिया है, तब से सीबीआई या फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इस मामले में कार्रवाई करती हुई दिखाई पड़ रही है। दोनों ने एक एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है और जिस तरह से हाल फिलहाल में इस मामले में तेजी आई है, उससे ऐसे लगता है कि जल्द इस मामले में कुछ और अहम गिरफ्तारियां होंगी। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो देश की बात में आगे, ज्ञान व्यापी मामले में कार्बन डेटिंग पर आज कोई आदेश नहीं है। मंगलवार को मुस्लिम पक्ष रखेगा अपनी बात। तो आइए गुजरात से जुड़ी हुई बात करते हैं। गुजरात के खेड़ा का एक वीडियो काफी वायरल हुआ, जिसमें गुजरात पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सादे कपड़ों में गुजरात पुलिस गर्भस्थल पर कथित तौर पर पत्थर फेंकने के आरोप में पकड़े गए कुछ युवकों को डंडे से पीटा है और एक शख्स को खंबे से बांधकर हम देखा किस तरह से डंडे से पीटा गया। अब गुजरात पुलिस के सूत्रों के हवाले से ही बताया गया है कि इसमें जो पीटने वाले हैं वो गुजरात पुलिस के हैं। तो अब इस पूरे मामले में सूत्रों के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस की रिपोर्ट 2-3 दिन में आ सकती है। हमारी सहयोगी तनुश्री पांडे यहाँ पर पहुंची हुई हैं, वो और जानकारी दे रही हैं। पुलिस ने आज हमको ये चीज़ कंफर्म किया है कि जो लोग उस वायरल वीडियो में दिख सकते हैं, जिसको अभी तक पुलिस वाला माना जा रहा था, वो बाकायदा पुलिस के ही कर्मचारी हैं। खेड़ा लोकल पुलिस डिपार्टमेंट के वो लोग पुलिस ऑफिसर हैं। अब वो किस डिपार्टमेंट के हैं, कौन से ब्रांच से ताल्लुकात रखते हैं, ये रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा, जो कि हमें पुलिस बता रही है, जिसमें 2 से 3 दिन और लगेंगे, जो कि इंक्वायरी कमेटी की जो रिपोर्ट है। पर अभी हम आपको बता दें कि इस वक्त पे हम उंधेला गाँव में हैं। ये वही गांव है जहां पे ये वारदात हुई थी। ये वही पोल है जहां पे उन अक्यूज्ड को बांधकर पुलिस ने जिनकी पिटाई करी थी। और मैं आपको एक बार बता दूं कि ये किस टाइप का एरिया है। ये देखिए, यहाँ पे मेरे सीधे हाथ पे एक मस्जिद है और मेरे दाहिने हाथ पे, अगर आप लेफ्ट हैंड पे देखेंगे तो ये पूरा एक हिंदू मेजॉरिटी एरिया है। तो ये जो पूरा एरिया है, ये जो गांव है उंधेला खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे सभी कम्युनिटी के लोग और खास करके हिंदू और मुस्लिम बहुत साल से बहुत ही खुशी और पीस के साथ रह रहे थे। इसी साल ये दुर्घटना हुई जहाँ पे माना जा रहा है कि मंडे को रात को जब गरबा होने जा रहा था तो कुछ लोगों ने आके पत्थरबाजी किया, ऐसा पुलिस का कहना है। और उसके बाद हाथापाई भी हुई पुलिस और उन लोगों के बीच में। फिर पुलिस ने उनको अरेस्ट किया। पर अगले दिन जो हुआ उसने अब पूरी कहानी को थोड़ा सा गहन बना दिया है, क्योंकि अगले दिन पुलिस कर्मचारी ने उन अक्यूज्ड जिनको उन्होंने अरेस्ट किया था, उनमें से 7-8 लोगों को पकड़ के लाए, इस पोल पे बांधा और पूरे जो मोहल्ले के लोग थे वो बाहर आए और पुलिस ने उनको पीटा, डंडों से पीटा। और पूरे जो मोहल्ले के लोग थे उन्होंने तालियां बजाई और वाहवाही की इस बारे में। इसकी वीडियो वायरल हुई। वीडियो वायरल होते ही एडमिनिस्ट्रेशन जो है उस पे बहुत जिम्मेदारी आ गई कि उन सवालों को आंसर करे, क्योंकि पुलिस इस तरीके से लॉ अपने हाथ में नहीं ले सकती। भले ही क्राइम हुआ भी हो, फिर भी पुलिस इस तरीके से अक्यूज्ड को सरेआम पब्लिक के सामने नहीं पीट सकती। तो अब तक पुलिस ने हमें जो कंफर्म किया है वो ये है कि वो लोग जो वीडियो में दिख सकते हैं वो वाकई में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के लोकल पुलिस ऑफिसर हैं। अब उन पे किस तरीके की कार्रवाई होगी ये सिर्फ हमें तभी पता चलेगा जब एक बार रिपोर्ट बाहर आ जाती है। बट पुलिस ये भी कह रही है कि हम ये भी चेक कर रहे हैं कि कहीं वो वीडियो एडिटेड नहीं है। पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस कर्मचारी की कितनी डिप्लॉयमेंट हुई है यहाँ पे, कम से कम। और आगे भी, ये तो सिर्फ 4-5 पुलिस वाले आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे भी पुलिस वाले हैं। पूरे एरिया में एक तरीके का माना जा सकता है कि अनसेड कर्फ्यू जिसको बोला जाता है, कि बोल के कर्फ्यू नहीं लगाया गया है, बट सभी लोग अपने घरों के अंदर ही है, क्योंकि 2-3 दिन पहले सिचुएशन ग्राउंड पे थोड़ी सी टेंस्ड थी। इसको देखते हुए अभी सब लोग अपने घरों में हैं।
आप चाहे उस मुस्लिम परिवारों को देखें या आप चाहे हिंदू परिवारों को देखें, सभी लोग अपने घरों में ही हैं। मेरे पीछे ठीक पीछे मस्जिद है, यहाँ पे कुछ देर पहले लोग नमाज पढ़ने आए थे। बट इसके अलावा और कोई एक्टिविटी हमने इस एरिया में होते हुए नहीं देखी है, सिर्फ पुलिस डिप्लॉयमेंट के अलावा। तो डेफिनेटली अभी पुलिस भी कोशिश कर रही है कि सिचुएशन ग्राउंड पे स्थिर बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन रहे, और उसके बाद देखा जाएगा कि रिपोर्ट क्या कहती है। तो ये थी तनुश्री पांडे हमारी सहयोगी खेड़ा से। और अब बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश की। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की अदालत ने अपना फैसला आज टाल दिया है। कार्बन डेटिंग को लेकर कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया है। कोर्ट ने कुछ तकनीकी बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा है और मामले में अगली तारीख 11 अक्टूबर तय कर दी है। 11 अक्टूबर को मस्जिद पक्ष अपनी दलीलें पेश करेगा, लेकिन इस सबके बीच पांचों हिंदू याचिकाकर्ताओं में भी मतभेद सामने आए और फिलहाल ये स्थिति अब 11 अक्टूबर को ये मामला आगे बढ़ेगा। और देश की बात में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आगे आपको दिखाएंगे एनसीबी ने क्यों गिरफ्तार किया है एक पायलट। तो मुंबई एनसीबी ने गुजरात के जामनगर से मुंबई तक फैले ड्रग्स कार्टेल का खुलासा किया है। 2 मामलों में 60 किलो ड्रग्स एमडी बरामद किए गए हैं और एक पायलट सहित 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक रिपोर्ट। नशे के सौदागरों के बड़े नेटवर्क पर मुंबई एनसीबी की कार्रवाई। कुल 60 किलो एमडी ड्रग्स बरामद किया गया है। इसकी कीमत 120 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मुंबई से गुजरात के जामनगर तक फैले ड्रग्स तस्करी के इस नेटवर्क में अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें एक पायलट भी है। नाम है सोहेल गफ्फार महिदा। इन गिरफ्तार 4 व्यक्तियों में से एक सोहेल गफ्फार महिदा है, जो 2016 से 2018 तक एयर इंडिया में पायलट था। उसने सेंट एंटोनियो, टेक्सास, यूएसए और लिथुआनिया में उड़ान प्रशिक्षण प्राप्त किया है। एनसीबी के मुताबिक नेवी की गुप्त सूचना पर जामनगर में नशे के सौदागरों का पहला सुराग मिला। कार्रवाई करने पर पहले 10 किलो एमडी ड्रग्स मिली और पायलट सहित 4 आरोपी पकड़े गए। उनसे पूछताछ के बाद मुंबई के गोदाम से 50 किलो ड्रग्स बरामद की गई और गिरोह का सरगना एमआई अली और उसका साथी भी पकड़ा गया। इनमें से ज्यादातर लोग जो है वो हिस्ट्री शीटर्स है। एक जो था वो कॉफी पोसा में जेल काट चुका है और एक जो बंदा था वो पहले ही, जिसका नाम मुत्तू है, वो 350 किलो मैंड्रेक्स टैबलेट में डीआरआई में एक्यूज था। जेल भी हुआ है, 2008 से बेल पे है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा कार्टेल बस हो चुका है कि अभी और कुछ बाकी है इनमें? इसमें अभी कुछ कड़ियां बाकी है, क्योंकि इसका लिंक पहले एक पुलिस ने केस जो बुक किया है उससे जोड़ा जा सकता है। हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ अरेस्ट होना बाकी है, कुछ कार्रवाई बाकी है। एनसीबी के मुताबिक गुजरात के जामनगर से मुंबई तक फैले इस ड्रग्स कार्टेल का सरगना और ज्यादातर आरोपी मुंबई के ही हैं। एनसीबी का यह भी मानना है कि यह गिरोह अब तक 225 किलो एमडी मार्केट में वितरित कर चुका है, जिसमें से अभी तक सिर्फ 60 किलो एमडी ड्रग्स की बरामदगी हुई है। बाकी की तलाश जारी है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।